हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी। दोस्तों, मैंने आईपीसी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आज हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन और अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना। पहला क्वेश्चन ये है अपराध। अपराध क्या होता है? तो आपको ऐसे लिखना है। सबसे पहले एक स्टीफन है, उन्होंने इसके विषय में बताया अपराध के बारे में। संपूर्ण समाज के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में किसी अधिकार का उल्लंघन अपराध है। जैसे सब लोग समाज के सबका अधिकार होता है, अगर आपके कोई अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो अपराध कहलाता है। अब इसको देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता में क्या दे रखा है? भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अनुसार ऐसा प्रत्येक कृत्य या कृत्य का लोप, ऐसा प्रत्येक कार्य या कार्य का लोप अपराध होगा जिसके लिए दंड संहिता में दंड का प्रावधान दिया है। जैसे आईपीसी में जो जिसका दंड का प्रावधान दिया है, जो भी कार्य, वही अपराध होगा। ठीक है, ये हमारे सेक्शन नंबर धारा 40 में दे रखा है। अब अपराध के लिए 2 तत्वों का होना आवश्यक है। ये 2 तत्व कौन कौन से हैं? कार्य का किया जाना या किसी कार्य का लोप, ये पहले नंबर 1 है। और दूसरा है दूषित आशय या दुर्भावना जिसका दंड विधि में दंड दिया गया है। मतलब आपका जो आशय है ना, वो दूषित होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, निगेटिव इंटेंशन के साथ होना चाहिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है सामान्य आशय। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझते हैं। अगर कोई आप कार्य करते हैं, जैसे कई लोग मिलकर कोई अपराध करते हैं, उसमें देखा जाता है कि आपका आशय क्या है। अगर आप सामान्य आशय के साथ करते हैं तो आप सभी दंड के भागीदार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर दूसरा है सामान्य आशय। सामान्य आशय से तात्पर्य है चित्त का मिलन। जो आपकी इंटेंशन होती है वो एक ही होती है। जब कई व्यक्तियों को किसी कार्य को करने में उस कार्य के आशय की जानकारी हो तो कहा जाएगा कि उनके चित्त का मिलन है। अतः सबका सामान्य आशय है और इसका प्रावधान धारा 34 में दिया गया है। जो आईपीसी की धारा 34 है वो समान आशय को बताती है। मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं, कई लोग मिलकर, सभी लोगों का आशय सेम ही है। अगर चोरी कर रहे हैं तो सब लोग का चोरी है, तो सभी लोग लायबल होंगे। इसके लिए हमने केस लिया है मोहम्मद सुमा मियाँ बनाम पश्चिम बंगाल 1993। इस मामले में एक व्यक्ति ने मृतक को पकड़ रखा था। उसके साथी ने मृतक को छुरा भोंककर मारा तथा पकड़ने वाले व्यक्ति ने भी मृतक को छुरा मारा। यहाँ दोनों व्यक्तिगत सामान्य आशय के लिए हत्या के अपराध के लिए धारा 302 और 34 के अंतर्गत दंडित किया गया। दोस्तों, यहाँ पर दोनों लोगों का आशय सेम ही था, इसको मारना है। आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दे रखा है स्वेच्छा क्या होती है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 39 में स्वेच्छा को परिभाषित किया गया है। धारा 39 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है। मतलब कोई आप खुद ही से बनाए ले रहे हैं। यहाँ तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था। उदाहरण से समझते हैं इसको। पंकज लूट को आसान बनाने के उद्देश्य से एक बड़े शहर में रिहायशी मकान में रात को आग लगाता है। पंकज है एक आदमी, वो एक बड़े शहर में जाता है, मतलब मालदार घर है, उसमें रात को आग लगा देता है। उसके द्वारा लगाई गई आग के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वो तो भाई गया था लूटने, और वो ये कहने लगे कि हमने तो केवल लूटने के आशय से आग लगाई थी। यहाँ पर ये लायबल नहीं होगा। यहाँ पर पंकज का आशय भले ही उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करने का ना रहा हो, फिर भी वह जानता था कि मकान में आग लगाने से यह संभव है कि उससे किसी की मृत्यु हो सकती है, तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। ठीक है दोस्तों, ये स्वेच्छा की परिभाषा होती है। अब चलते हैं, हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है दुर्घटना। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। दुर्घटना को यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा कार्य है जो अनियोजित या अकल्पित है। आप गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं, अचानक से कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो ये दुर्घटना ही तो होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 दुर्घटना पूर्व कार्य को एक बचाव के रूप में मान्यता देती है। मतलब आपसे कहीं दुर्घटना हो गई है, आईपीसी की धारा जो 80 है वो आपको बचाव करती है कि आपके यहाँ पर इंटेंशन मारने की नहीं थी, ये दुर्भाग्यवश हो गया है। आगे चलते हैं। एक कार्य को दुर्घटना का परिणाम तब माना जाएगा जब उसमें निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। ये 3 हमने आवश्यक तत्व लिखे हैं।
इसको पढ़ते हैं। वह कार्य आकस्मिक रूप से, दुर्घटनावश या दुर्भाग्य से कारित हुआ हो। अगर कोई कार्य हुआ है वो दुर्घटनावश होना चाहिए या दुर्भाग्यवश होना चाहिए। आपके वहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, तभी SC वाला ग्राउंड आपको मिल सकता है। वह कार्य आपराधिक आशय या जानकारी के बिना किया गया हो। आपको जो आशय है वह उस कार्य करने का, वो आपराधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 3 है, वह कार्य उचित सावधानी तथा सतर्कता के साथ किया गया हो। जो आपने कार्य किया है उचित सावधानी के साथ होना चाहिए। अगर कोई दुर्भाग्यवश कुछ हो जाती है तो दुर्घटना के ग्राउंड में आता है। ठीक है, इसमें एक केस देख लेते हैं। साकिर खान बनाम क्राउन 1931। इस वाद में शिकारियों का एक दल शिकार पर गया। साकिर खान भी उस दल का सदस्य था। एक जानवर को मारते समय गोली जानवर को ना लगकर पार्टी के एक सदस्य के पैर पर लग गई, तो एक दुर्भाग्यवश हुआ था। न्यायालय ने भी इसमें निर्णय ऐसा दिया। न्यायालय ने इस कृत्य को एक दुर्घटना मानकर धारा 80 भारतीय दंड संहिता का बचाव स्वीकार किया कि यहाँ पर उसको इंटेंशन मारने की नहीं थी, वो तो जानवर को मार रहा था, शिकार करने गए थे क्योंकि, और धोखे से लग गई, इसलिए दुर्घटना के ग्राउंड में आता है। ठीक है, ये हमारी दुर्घटना हो गई। प्रश्न नंबर 4 था। आप देखते हैं 5वां नंबर। घोर उपहति, ग्रीवियस हर्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 घोर उपहति की परिभाषा देती है। उपहति चोट को निम्नलिखित किस्में ही घोर उपहति कहलाती हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 पे है पुसंतो हरण। नंबर 2 पे है दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद कर देना, मतलब किसी की आंखें ही फोड़ दो। ये दूसरा नंबर दे रखा है, ग्रीवियस हर्ट है, घोर उपहति इसको बोलते हैं। नंबर 3 पे है दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद कर देना, मतलब किसी भी कान में मार दिया और कान का पर्दा फट गया, वो घोर उपहति में आता है। नंबर 4 है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद कर देना। आप किसी का हाथ ही उखाड़े दे रहे हैं, घसीट लिया, वहाँ से उखड़ गया, ये 4था नंबर दे रखा है। किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश कर देना, मतलब उसका हाथ ही मरोड़ दिया तुमने, ये घोर उपहति में आता है। नंबर 6 पर है सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, मतलब किसी के चेहरे पर आपने तेजाब डाल दिया, कि जैसे चेहरे में कुछ खौलता हुआ पानी डाल दिया, ग्रीवियस हर्ट में आता है। नंबर 7 में है अस्थि या दांत का भंग कर देना, किसी का मुक्का मार दिया, कुछ और मार दिया, उसके दांत तोड़ दिए, ये 7वें नंबर पे आता है, ये भी ग्रीवियस हर्ट है। 8वें नंबर पे है कोई उपहति जो जीवन को संकट उत्पन्न करती है या जिसके कारण चोटिल व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र पीड़ा में रहता है, मामूली काम काज करने के लिए असमर्थ रहता है। आपने किसी को इतना मार दिया कि वो 20 दिन तक उठ ही नहीं पा रहा है, बेड ही में लेटा है हॉस्पिटल में, तो ग्रीवियस हर्ट में आएगा वो। ठीक है, ये हमारा ग्रीवियस हर्ट होते हैं। इसके 8 ग्राउंड होते हैं, 8 को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ लीजिए ये। इसके बाद है हमारा 6ठा क्वेश्चन है, आपराधिक मानववध को कब हत्या नहीं माना जाता है। उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपराधिक मानववध को कब हत्या नहीं माना जाता। वैसे आपराधिक मानववध 299 पे है IPC की। अब देखते हैं इसको। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 की द्वितीय खंड में 5 अपवादित परिस्थितियों को बताया गया है कि जिनके अंतर्गत मानववध को हत्या का अपराधी न मानकर सदोष मानववध का अपराधी माना जाता है। यह 5 अपवादित परिस्थितियां हैं। नंबर 1 पे है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन। ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर, अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर आप मृत्यु तक कारित कर देते हैं तो भी आपको बचाव मिल जाता है। नंबर 3 पर है किसी लोक सेवक द्वारा अपने अधिकार शक्ति का प्रयोग करने में। नंबर 4 है आकस्मिक लड़ाई की स्थिति। 5वां है परिस्थिति मृतक की सहमति से कारित होने वाली मृत्यु, मतलब जैसे डॉक्टर पेशेंट की होती है, इसीलिए डॉक्टर पहले लिखा लेता है कोई इलाज या ऑपरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, आपराधिक मानववध को कब हत्या नहीं माना जाता। ये इसके 5 ग्राउंड हैं। इस टाइम आपराधिक मानववध को हत्या नहीं समझा जाता। नंबर 7वां है कब चोरी लूट है। इसको अच्छे से समझते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 390 यह बतलाती है सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। चोरी लूट है
यदि उस चोरी करने के लिए अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या तत्काल सदोष परिरोध का भय कारित करता है, वह वहाँ पर लूट कर रहा है। मतलब वो चोरी करने के लिए गया और उसके ऊपर भय, मतलब ज़बरदस्ती कह रहा है कि दे दो नहीं तो अभी तुम्हें मारेंगे, ठीक है, भय उत्पन्न कर रहा है उसके तत्काल, तो वहाँ पर लूट कर रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। का या को दबोच लेता है और या के कपड़े में से या का धन और आभूषण या की सम्मत के बिना कपटपूर्ण निकाल लेता है। यहाँ का ने चोरी की है, वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा या का सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए का ने लूट की है। ये उदाहरण था कब चोरी लूट है, इसके लिए था 7वां नंबर क्वेश्चन था। अब हमारा देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 103 में यह बताया गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कारित करने तक का होता है। धारा 103 के अनुसार संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने का तब आता है जब दोषकर्ता निम्न अपराधों में से किसी भांति के अपराध में आता है। पहले नंबर पर है लूट, दूसरे नंबर है रात्रि गृह भेदन, नंबर तीसरे पर है अग्नि द्वारा रिष्ट तंबू या जलयान को जो मानव आवास के स्थान के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे आपको कोई बना रखा है रहने के लिए, अगर कोई जलाने आ जाए या उसका उखाड़ने फेंकने आ जाए तो वहाँ पर आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर चौथा है चोरी गृह अत्याचार की जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है इसमें आशंका हो कि अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग ना किया तो मृत्यु या घोर उपहति हो जाएगी। मतलब कोई आपके घर में चोरी करने के आशय आया है और वो आपको इतना प्रेशर कर रहा है, आपको लग रहा है कि अगर हम अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो या तो हमको बहुत उपहति पहुंचा देगा या हमें मार भी सकता है। उस टाइम आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित तक का होता है। यहाँ तक ये 4 ग्राउंड दे रखे हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नंबर 9 पर है लूट तथा डकैती में अंतर। दोस्तों ये मोस्टली आ जाता है डिफरेंस में, लूट तथा डकैती में अंतर। अब देखते हैं इसको। लूट तथा डकैती वैसे मोस्टली सेम ही होती हैं, बस थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। लूट तथा डकैती दोनों पर्यायवाची शब्द लगते हैं, परंतु विधि के रूप में लूट तथा डकैती में अंतर है। लूट डकैती को लूट की धारा 390 में परिभाषित किया गया है। डकैती की परिभाषा धारा 391 में दी गई है। लूट में अभियुक्तों की संख्या 5 से कम होती है, डकैती में अभियुक्तों की संख्या कम से कम 5 होनी आवश्यक है। लूट का मामला डकैती का हो यह आवश्यक नहीं, अर्थात प्रत्येक लूट डकैती नहीं होती। डकैती का प्रयोग मामला प्रथम दृष्टया लूट का होता है, मतलब जो डकैती होती है पहली दृष्टि में तो वो लूट ही लगती है, ठीक है। चौथे में लूट में बल का प्रयोग कम आवश्यक होता है, लेकिन डकैती में बल एक आवश्यक तत्व है, मतलब जो डकैती करने आते हैं उसमें बल प्रयोग बहुत करते हैं, ठीक है। नंबर 5 पे है लूट के लिए 10 वर्ष तक के कठोर कारावास या जुर्माने का दंड का प्रावधान है। डकैती के लिए 10 वर्ष की अवधि या कठोर कारावास या जुर्माना या आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान है। यह हमारा लूट और डकैती में डिफरेंस था, ठीक है। देखते हैं 10वां एंड लास्ट क्वेश्चन। दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का अर्थ उकसाना या प्रोत्साहित करना है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं ना करके दूसरे व्यक्ति को उस कार्य को करने हेतु उकसाता है या प्रोत्साहित करता है तो उसे उत्प्रेरक कहा जाता है तथा उसके कार्य को उत्प्रेरण करते हैं। उत्प्रेरण अपने आप में अपराध नहीं है, मतलब किसी को उकसा रहे हैं अच्छे लिए उत्प्रेरण कर रहे हैं कि नहीं भाई कर रो, आपको जीतना है, या कुछ तरह तरह के आपकी पॉजिटिव थिंकिंग उसमें आप उत्प्रेरण कर रहे हैं तो अपराध नहीं है। परंतु यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उत्प्रेरण करता है, किसी क्राइम करने के लिए आप उत्प्रेरण कर रहे हैं कि जाओ उसको मार दो जाके, या उकसाते हैं, तो उसका उत्प्रेरण दुष्प्रेरण हो जाता है तथा ऐसा करना एक अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। का खा को
जहर डालने के लिए उकसाता है कि वह गा के खाने में जहर डाल दे। तो यहाँ पर का ने उत्प्रेरण का अपराध किया है। तो दोस्तों ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। अब इनको अच्छे से पढ़िए और काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन है हमने लिए हैं और आप इनको पढ़िए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।